गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट में दो फेनोमेना होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। हम दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमें जो हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट्स, हमारे आसपास की चीज़ें दिखती हैं, वो किस वजह से दिखती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब आप के आसपास लाइट रहती है तो आप किसी चीज़ को देख पाते हो, और आपके पास अगर लाइट नहीं है तो आप किसी चीज़ को नहीं देख पाते हो। तो इसके पीछे जो देखने का तरीका क्या है, इसके पीछे जो देखने का मतलब जो किस वजह से हमको लाइट से चीज़ें दिखती हैं। तो क्या होता है, इसके पहले जो प्रोसेस है, जैसे हमने आपको बताया है कि हमको दो फेनोमेना पढ़ना है। एक हो गई है रिफ्लेक्शन और दूसरी हो गई है रिफ्रैक्शन, लाइट के टू फेनोमेना। तो हमें रिफ्लेक्शन की वजह से कोई चीज दिखती है। कैसे दिखती है रिफ्लेक्शन की वजह से? जैसे कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट टकराती है और हमारी आंखों में आती है, और हमारी आंखों के अंदर लाइट से एक इमेज बनती है। तो उस जो आपकी प्रोसेस है रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आपको सबसे पहले बताया जाए, जैसे कि एक आपके पास एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। मान लो यहाँ से लाइट आ रही है, एक लाइट का क्या है, सोर्स है। लाइट यहाँ से आ रही है, आपके पास एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके आर पार लाइट ना जा सके। यहाँ पे आपने एक स्क्रीन प्लेस कर दी, एक स्क्रीन लगा दी, यहाँ से लाइट आती है, मान लो ऐसी लाइट आ रही है। अब क्या होगा कि जो ऑपेक ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार लाइट नहीं जा रही, उसकी शेडो आ जाएगी। तो इतनी इतनी स्क्रीन पर तो उसकी शेडो आ जाएगी, और लाइट सिर्फ हमें कहाँ दिखेगी, एक तो इस पार्ट में और एक इस पार्ट में। तो यहाँ से आप क्या कंसीडर करोगे, आपको लगेगा कि लाइट कैसी ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट क्या होता है कि जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से छोटा हो, जो ऑब्जेक्ट था अभी सोर्स ऑफ लाइट से बड़ा था, अगर यही ऑब्जेक्ट एक सोर्स ऑफ लाइट से छोटा हो, तो लाइट क्या करती है, इसके चारों ओर बेंड हो जाती है और इसके चारों ओर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लिपट जाती है, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो आप यहां से क्या कंसीडर करेंगे कि लाइट जो है वो एक वेव है। वेव क्या करेगी, उस जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके चारों ओर बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी पहली थ्योरी थी कि आप जो मान रहे थे कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो गलत होती है। यहाँ पे जो दूसरी थ्योरी है कि लाइट एक वेव है। लेकिन क्या होता है, जो मॉडर्न थ्योरी आई है, जो हमारी मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई है, जो साइंटिस्ट ने दी हुई है, उन्होंने क्या बताया है कि लाइट क्या है, ना तो वेव है। उन्होंने बोला है कि जो लाइट है अपनी, वो ना वेव नेचर शो करती है, ना पार्टिकल नेचर शो करती है। मतलब वो पार्टिकल भी नहीं है जो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो क्या करेगा, लाइट क्या है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को उसने जोड़ दिया, और उसने बोल दिया कि लाइट वेव नेचर को भी फॉलो करती है और पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करती है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं हमारे रिफ्लेक्शन की तरफ, जो हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन, आपको अभी हमने बताया है कि किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से, एक सरफेस है, इसके एक तरफ पॉलिश है, मान लो इस तरफ पॉलिश है, तो लाइट क्या करेगी, अगर लाइट इस तरफ से आएगी तो उस पॉलिश, इस सरफेस पे क्या है, पॉलिश है, तो उस तरफ जा नहीं पाएगी। तो क्या होगी, यहाँ पे हिट होके लाइट वापस आ जाएगी। जब लाइट वापस आ जाएगी तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइट का एक ऑब्जेक्ट पे क्या स्ट्राइक करना, एक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करना और बाउंस बैक आना। बाउंस बैक मतलब वापस आना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टकरा के वापस आने वाले को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। तो आप इसको याद रखेंगे कि लाइट का किसी सरफेस पे स्ट्राइक के उसी डायरेक्शन में, या मतलब उसी साइड चले आना, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है, जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो दो लॉ फॉलो करता है।
जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं। जैसे मानो आपके ये सरफेस है, इसके इस तरफ पॉलिश है, शाइनी पॉलिश है, तो लाइट इस तरफ से आएगी और इसी तरफ बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल जो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आपको पता है, मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब क्या करेंगे, अगर लाइट मान लो यहाँ से आ रही है, तो ये क्या हो गई, जो रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। अब लाइट क्या करेगी, यहाँ से क्या करेगी, बाउंस बैक होगी, रिफ्लेक्ट होगी और इस डायरेक्शन में जाएगी। इस रे को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमारी जो हमने बीच में बनाई थी उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो लाइट जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। और पोल को हम डिनोट करते हैं पी से। अब जो हमारा पहला लॉ है हम वो पढ़ते हैं। उसने बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई बोलते हैं, वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ आर के। तो देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है। तो नॉर्मल रे और इंसिडेंस रे के बीच में बनना है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर आई से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा, मतलब आपका ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको डिनोट करेंगे आर से। तो आपका जो पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल वो नॉर्मल के साथ बना के आएगी उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी नॉर्मल के साथ। अब देखते हैं सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ बोलता है कि एंगल जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो आपका नॉर्मल है, ये तीन जो आपको रे दिख रही हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये सब तीनों लाइनें एक सेम प्लेन पे होनी चाहिए। एक प्लेन मतलब होती है एक सिंपल सरफेस। जो आपका एक पेज होता है, जो आपकी जो कॉपी का एक पेज या बुक का जो पेज होता है, वो पूरा एक प्लेन होता है। तो ये एक प्लेन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल इस प्लेन में है, इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही है, बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्मल इस प्लेट में है तो इंसिडेंट लाइट यहाँ से आएगी, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आएगी। तो ये होते हैं हमारे दो पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये आपका क्या था, प्लेन मिरर था, बिल्कुल सीधा मिरर था। तो जो आपका इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के द्वारा, वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब समझो आप पहले। वर्चुअल का मीन्स होता है स्क्रीन के पीछे, मतलब जो रियल में फॉर्म नहीं होती। एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल। आपको ऐसे याद रखना है, रियल और वर्चुअल। तो रियल से आप जानते हो जो वास्तविक में इमेज बनती है, वर्चुअल में आप जानते हो हमें अपीयर होता है, हमें लगता है कि इमेज बन रही है। मतलब रियल में क्या करेगी, ये इमेज इस तरफ बनाएगी और सॉरी रियल में क्या करेगी, ये जो प्लेन मिरर है तो इससे स्ट्राइक होके जो हमारी इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी। और वर्चुअल में क्या होगी, जो हमारी इमेज है वो पीछे बनेगी। पीछे क्यों बनेगी, क्योंकि वो वर्चुअल है, वो रियल इमेज नहीं है। जो मतलब रियल नहीं होता, अवास्तविक है। तो आपको दो तरह से याद रखनी है, एक तो होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब एक होता है इरेक्ट और एक होता है इन्वर्टेड। तो रियल के साथ में आप हमेशा लगाओगे इन्वर्टेड। आपको किसी भी इमेज की बात करेंगे तो आप रियल के साथ क्या लगाओगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी और वर्चुअल मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। तो आपको जब भी इमेज की बात हो तो आप दो इमेज बताओगे, एक रियल इन्वर्टेड होती है
और एक वर्चुअल और इरेक्ट होती है। मतलब जो एक वास्तविक होती है, वो जो रियल इमेज होती है वो क्या बनती है, उल्टी बनती है, और जो रियल नहीं होती वो कैसी बनती है, सीधी बनती है। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। इसका मतलब है कि वो रियल इमेज नहीं बनाता, वो वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है। अगर वर्चुअल इमेज बनाता होता तो हम अपने आप को शीशे में उल्टा दिखते। इसके बाद द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा प्लेन मिरर रहता है उसमें जो हमारी इमेज की साइज बनती है वो उतनी ही बनती है जितनी ऑब्जेक्ट की हो। मतलब अगर आप डस्टर को प्लेन मिरर से इमेज बना रहे हो तो डस्टर की साइज जितनी होगी, प्लेन मिरर के अंदर भी डस्टर की साइज की इमेज उतनी ही बनेगी। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि आप डस्टर को प्लेन मिरर से जितना दूर रखोगे, मिरर के अंदर, मिरर के मतलब पीछे आपको ऐसा अपीयर होगा कि आपकी जो इमेज है वो उतनी ही दूर है। आप इसको पास में लाते जाओगे मिरर के तो आपकी इमेज भी पास में आती जाएगी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कुछ। इसके बाद देखते हैं, हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया, अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर से समझ में आ रहा होगा, स्फेरिकल जो स्फेयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसी भी स्फेयर का एक पार्ट ले लो आप, किसी भी आप ग्लास स्फेयर का एक पार्ट ले सकते हो। जैसे कि आपको ये पूरा क्या है, ये क्या है, स्फेयर है। अगर आप इसका एक पार्ट ले लो इतना सा, ये क्या है, पूरा कांच का बना हुआ है। आप अगर इतना सा आप पार्ट ले लो, ठीक है, और इसी पे हम एक्सपेरिमेंट करें, अगर इस इतने ही कांच पे एक्सपेरिमेंट करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक में जो आपके बाहर की तरफ पॉलिश रहती है, जब आपके बाहर की तरफ पॉलिश रहेगी मतलब जो लाइट है वो कहां से आएगी, इस तरफ से रिफ्लेक्शन करेगी, तो इसको बोलेंगे क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से आप क्या समझते हैं, कॉनकेव मिरर से हमें समझ में आता है कि ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस रहती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस मतलब अंदर की जो रिफ्लेक्टेड सरफेस रहती है वो क्या होती है, वो अंदर से कर्व होती है। कैसी होती है, अंदर से कर्व होती है, ठीक है। अब हम जैसे दूसरी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, अंदर से कर्व होने को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, कर्व्ड इनवर्ट्स, अंदर से कर्व होती है। अब सेम बात करें, अगर इसी मिरर में आप अंदर की साइड क्या कर दो, पॉलिश कर दो, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बाहर की साइड से होगा कि नहीं रिफ्लेक्शन। तो ऐसा ही मान लो अपन ने एक मिरर ले लिया, आपने एक स्फेरिकल मिरर का क्या कर लिया, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो ये स्फेरिकल मिरर में गया। आपको क्या करना है, इस बार इसके अंदर की साइड को पॉलिश करना है। आप इसके अंदर की साइड को पॉलिश करोगे तो जो आपका रिफ्लेक्शन है वो कहां से होगा, इस तरफ से होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई, जो आउटवर्ड सरफेस है। तो ऐसे मिरर को, ऐसे स्फेरिकल मिरर को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, एक हो गया कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या देखना है, आगे चलने से पहले अब हम दोनों मिरर में कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, मिरर के कौन कौन से भाग होते हैं वो देख लेते हैं। तो अपन एक के भाग देख लेंगे तो हमें दोनों के समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है, इसका जो मिड पॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको आप बोलोगे पोल। इसको क्या बोलोगे, पोल बोलोगे, और ये पी से डिनोट होगा, ठीक। अब क्या होगा, जो पोल से एक नॉर्मल लाइन मान लो या एक एक्सिस मान लो, पोल से होते हुए जो एक्सिस निकलती है, इस एक्सिस को आप क्या बोलते हो, इस एक्सिस को बोलोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या देखना है हमें, हमारा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब आप दो चीजों पर पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि कभी भी लाइट
कभी भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा अगर इन्फिनिटी पे रखा हो, इन्फिनिटी मतलब हमारे मिरर से बहुत दूर, हमारे मिरर से बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखा हो, तो क्या होगा, वहां से जो रेज आएंगी, आपको उन रेज को कैसा कंसीडर करना है, आपको कंसीडर करना है कि जो रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी। तो अगर यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी, मान लो इसके जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी पैरेलल होंगी, ये दो रेज आई पैरेलल, दो यहाँ पे भी बना देते हैं पैरेलल रेज, ये क्या हो गई, पैरेलल रेज हो गई। जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है इतनी हमें बड़ी करने की, ठीक है। पैरेलल रेज आ गई, पैरेलल रेज क्या करेंगी, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगी, और रिफ्लेक्ट करके ये मान लो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये मान लो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई। तो जो हमारी पैरेलल रेज आती हैं इन्फिनिटी से, कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होके जहां एक पॉइंट पे सब इंटरसेक्ट करती हैं, जहां एक पॉइंट पे सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकस को हम डिनोट करते हैं किससे, एफ से। याद रखना फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से। अब एक पॉइंट और है कि आपको पता है जो आपका जो मिरर है वो एक स्फीयर का पार्ट है। तो अगर हम स्फीयर बनाएं, मान लो ऐसा स्फीयर बन गया स्फीयर, इस स्फीयर का जो मिड पॉइंट रहेगा, मतलब ये जो सेंटर रहेगा, वो इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस स्फीयर को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको स्फेरिकल मिरर में ये पॉइंट देखना है कि जो आपका फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस से लेके पोल तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, फोकस से लेके पोल तक की दूरी को बोलेंगे हम फोकल लेंथ। तो अगर इसको एफ मान लो, इसको पी माना, तो जो हमारा एफ पी हुआ वो क्या हुआ, हमारा फोकल लेंथ। इस लेंथ की अगर बात करें, इतनी दूरी की बात करें, तो ये हुई फोकल लेंथ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम पार्ट जो आपने कॉनकेव मिरर में किया, यही कॉन्वेक्स में होगा। आपको ऐसा लगेगा, और ये रेज आ रही हैं पैरेलल, ये क्या होगा इसका, जैसे ये रे है, अब ये इस तरफ भी आएगी ना स्ट्राइक होके, अगर ये इस तरफ आएगी तो मान लो ऐसी आई, ठीक है, और ये तो देखते हैं यहां से जो रेज आई, जो आपकी पैरेलल रेज आई, कॉन्वेक्स की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके कहां चली गई, वापस चली गई। अब ये क्या करेंगी, ये कभी मिलेंगी नहीं क्योंकि ये दूर दूर होती जाएंगी आगे जाके। तो क्या करेंगे, इसको अपन बढ़ा देंगे उस तरफ। अगर मिरर के पीछे बढ़ाएंगे, मिरर के पीछे बढ़ाने पर क्या होगा, अपन को लगेगा कि ये सारी रेस कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं। तो कॉन्वेक्स जो मिरर है इसका जो फोकस होगा वो ये होगा, ठीक है, फोकस ये होगा। इसका पूरा अपन मिरर बनाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। ये क्या था, इसका पोल था। अब देखना है, क्या देखना है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव मिरर होता है, सॉरी, ये क्या कर रहा है, ये जितनी भी रेज आ रही हैं इनको क्या कर रहा है, एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है, एक जगह पे संग्रहित कर रहा है। इसका मतलब कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसको बोलेंगे हम कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या कर रहा है, सारी रेज को दूर दूर भेज रहा है। देखो यहाँ से आई, यहाँ चली गई, यहाँ से आई, यहाँ चली गई, आगे जाके क्या कर रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर, उसको डाइवर्जिंग मिरर।
अब आपका जो एक पॉइंट है वो ये रह गया कि आपकी जो फोकल लेंथ है और जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आर, वो क्या होती है, फोकल लेंथ की दुगनी होती है, मतलब इसकी दुगनी होगी। पोल से अगर ये 1 मीटर है तो ये पोल से कितना होगा, सी 2 मीटर होगा। तो आर इक्वल टू क्या होता है 2, और फोकल लेंथ को, फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, तो फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। मतलब आपको अगर फोकल लेंथ दी हो तो आप r निकाल सकते हो, और r दी हो तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो ये भी बता देते हैं। अगर फोकल लेंथ मान लो आपको 2 मीटर दी हुई है, 2 सेंटीमीटर दी है मान लो, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके मिरर के लिए, 2 सेंटीमीटर दी है, तो आपकी जो रेडियस आएगी 2 2 जा कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी। अगर मान लो आपको रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो 2 से आप रेडियस को डिवाइड कर दोगे, 6 को डिवाइड कर दोगे, मतलब 3 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। आपको फोकस बता दिया, आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बता दिए, पोल बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया, फोकस बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दी, फोकल लेंथ बता दी। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है वो भी बता दिया। तो आप इतना ही आज पढ़ेंगे, इसके आगे का हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।